हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग एसएससी जेई की तैयारी करवाते हैं और टीजी 2 की तैयारी करवाते हैं। लखनऊ में ऑफलाइन क्लास चलती हैं। हमारा सेंटर लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और इस समय मैं आप सभी के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की एक सीरीज़ यहाँ पे लेके आया हूँ। कंप्लीट सब्जेक्ट जो मैकेनिक्स का है, जिसका यूज मैकेनिकल और सिविल के बच्चों को हो, या तो तैयारी कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे, बीटेक कर रहे होंगे, सभी के लिए। लेक्चर हिंदी में ही है और इंग्लिश मिला के ही है। तो उस क्रम में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे आ चुके हैं और 3 या 4 या शायद 5 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल फ्रिक्शन का आपके पास लेके आए हैं। बहुत ध्यान से उसको पढ़ने का है, समझने का है। बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है फ्रिक्शन, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन को ढंग से समझना है तो फ्रिक्शन का जो इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आधे घंटे का ही होगा, सुनना होगा केवल उसे, कुछ लिखना नहीं होगा। उतना सुनने के बाद एक फील डेवलप हो जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, किधर काम करता है, कैसे काम करता है, किस पर देखा जाए, किस पर पहले देखा जाए, किस पे बाद में देखा जाए, डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, लिमिटिंग कंडीशन क्या है, अपर लिमिटिंग कंडीशन क्या है, लोअर लिमिटिंग कंडीशन क्या है। ठीक है, ये सब बातें वहाँ बहुत डिटेल में है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में इन्हीं सब बातों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, आइए देखें, बहुत टाइम ना खराब हो। चलिए, तो आज का ये 9th लेक्चर है, फ्रिक्शन फोर्स का, घर्षण बल का 9वां लेक्चर है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है बहुत ध्यान से देखें। बहुत छोटा सा डायग्राम है, लग तो रहा बहुत छोटा सा ही, काम इसी पे करना है। कुछ ऐसे समझिए बिल्कुल रियल लाइफ में कि जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई स्लोप है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है ना। एक रैंप बना है, एक इंक्लाइन प्लेन बना है, और कोई पत्थर है, कोई बड़ा सा कोई भारी सी चीज़ है, बक्सा है, आपको उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लग रहा है कि ये हॉस्पिटल का रैंप है और ये चाहे स्ट्रेचर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, पहिए नहीं लगे हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पहिए नहीं लगा रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना। रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ना हो तो यहाँ व्हील्स लगा दें, व्हील्स लगा दें तो स्ट्रेचर बन जाएगा, व्हील चेयर बन जाएगी, है ना। कोई बड़ा सा सामान है, उसको सरका के, खिसका के ले जाना चाह रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स आप पी लगा रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं मालूम है कितना लगाया जाए, जबकि इस बॉडी का वेट 200 न्यूटन है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इस प्लेन और इस बॉडी के बीच में 0.3 है ना। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करनी, थोड़ा समय देना पड़ेगा। कह रहा है फाइंड पी, ये पी निकालना है, टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इन ब्लॉक। ब्लॉक में मोशन स्टार्ट करने के लिए पी कितना हो। क्वेश्चन में ये बता, मान लीजिए ये नीचे वाला पार्ट ना बोला होता तो कहता कि कितना हो, तो ये तो पता नहीं चल रहा है कि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है ना। तो मोशन तो दोनों तरफ हो सकता है, तो दोनों सवाल करने हैं। पहला केस है कि ब्लॉक को ऊपर ले जाना है, अपवर्ड मोशन है, और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि डाउनवर्ड मोशन है। तो दोनों ही पार्ट को सॉल्व करने हैं। अब आप में से काफियों के मन में आ रहा होगा कि जब इस ब्लॉक को हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो भैया ये ब्लॉक नीचे कैसे जाएगा, है ना। ये मन में आ रहा है, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो पहला केस तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करता है, ठीक है। पूछा जा रहा है अपवर्ड ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाया जाए, तो आप कह रहे हैं कि भाई निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन दूसरे केस में कंफ्यूजन है कि ये कैसे पॉसिबल है कि फोर्स ऊपर लगाए ब्लॉक नीचे जाए। तो भैया ये बताओ, क्या अभी कैसा कभी आपके साथ हुआ नहीं है कि उसी रैम पे बहुत भारी सा है, आप उसको ऊपर खींचना चाह रहे हैं, लेकिन आप अकेले हैं और आप खींच भी रहे हैं, खींच तो ऊपर ही रहे हैं, लेकिन इतना भारी है कि वो नीचे ही जा रहा है। ऐसा हुआ नहीं कभी? चलो नहीं हुआ तो एक एग्जांपल लो। सपोज दैट कि फ्लाई ओवर पे, ये फ्लाई ओवर है, ये फ्लाई ओवर है, ये ट्रक है ना। ये फ्लाई ओवर है, ट्रक है, या कार है, भारी सी कार है। आप अकेले हैं, उस पर रस्सी बांध के कार में
ऊपर की तरफ घसीट रहे हैं। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आप ऊपर ले जा पाएँ, एक केस बन सकता है। लेकिन दूसरा केस ये भी बन सकता है कि आप फोर्स तो ऊपर ही लगाएं, लेकिन ये गाड़ी नीचे की तरफ जाए, ऐसे ऐसे करते 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 नीचे जाइए, वो आप भी फोर्स ऊपर ही लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी के साथ 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 आप भी नीचे आ रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा क्लासिकल है, बहुत बेहतरीन सा। और उससे ज़्यादा मज़ेदार तो क्या होगा कि जब इन दोनों का आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, तो उस आंसर को एनालिसिस करने में जो आनंद आएगा वो इस क्वेश्चन को करने में तो नहीं आएगा, है ना। तो अगर उस दोनों आंसर की एनालिसिस, दोनों आंसर का मतलब क्या है, उसको समझ पाएंगे तो आगे की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को परेशान नहीं करेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैकेनिकल के जो बच्चे हैं, अभी आप आगे चल के थ्योरी ऑफ मशीन में स्क्रू पढ़ेंगे, है ना। स्क्रू में फ्रिक्शन काम करता है, जो पावर स्क्रू होते हैं, वहाँ पे ये केस आएगा, है ना। सेल्फ लॉकिंग स्क्रू देखेंगे आप तो वहाँ पे केस आएगा। जैसे आपका जो स्क्रू जैक पढ़ेंगे, कार को हैवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए स्क्रू जैक यूज करते हैं, स्क्रू जैक का केस पढ़ेंगे, उसमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैकेनिकल के ही बच्चे आगे चल के गवर्नर पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन में एक चैप्टर है गवर्नर, है ना, उसमें पढ़ेंगे। तो गवर्नर में जो स्लीव होती है ऊपर नीचे मूव करती है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स आता है बीच में। उस फ्रिक्शन फोर्स में भी, क्योंकि स्लीव ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो ऊपर नीचे वाले केस में वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत बेहतरीन सा लॉजिक यहाँ से अगर डेवलप हो पाया तो जाके गवर्नर में वो काम आएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक वीडियो में हम पार्ट ए सॉल्व करें, दूसरे वीडियो में पार्ट बी सॉल्व करें, और उसके बाद दूसरे वीडियो में ही इसको समराइज करें। थोड़ा समय दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो अभी कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं देखते हैं, खाली ये समझते हैं कि मैं इसको ऊपर घसीट रहा हूँ और ये भी ऊपर जा रहा है, तो पहला पार्ट हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट उसका रिजल्ट दोनों को मिला के बातों को समझेंगे, ठीक है। आइए पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो भाई सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंगल सी बॉडी है, एफबीडी बनाने में कोई समस्या नहीं है, एफबीडी इसकी यही बना लेंगे। दिक्कत तब होती है जब एक के ऊपर एक रखा हो, तब एफबीडी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन यहाँ तो एक ही ब्लॉक है तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से एफबीडी बनेगी, है ना। प्लेन के पैरेलल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती हुई एक लाइन दिखा दें, थोड़ा सा आसानी से काम होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन दिखा दें तो और आसानी से काम होगा, ये ठीक है ना। अब सारे फोर्सेस दिखाने की बात की जाए। अच्छा, इसका एक लाइन और दिखाना चाहिए, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकल काम करता है, तो सेंटर से एक वेट हमेशा वर्टिकल काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इतनी लाइनों से ही अपना काम चल जाएगा। ज्योमेट्री मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही, आप भी साफ साफ देख पा रहे हो, ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर है। हमेशा फ्रिक्शन में इंक्लाइन प्लेन पे आपको इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है ना। किस एंगल की बाबू, इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको एक बार निकाल के समझ लो, उसके बाद हर बार निकालना ना पड़े। कैसे निकाला था पिछली बार हम लोगों ने, सबसे पहले जल्दी से देख लो जो लोग नए हों, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर का एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। 90 30 60, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, अब जरा इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 60 है, अब की बार ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। तो हमेशा आपको ये एंगल 30 ही मिलेगा, इसको आप समझ लीजिए, बार बार समझिए, चाहे एक बार समझ के काम करिए। फिगर को साफ रहने देते हैं, गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। अब इस पे वेट लगा दिया जाए, तो इसके वेट का मतलब क्या है, इसका वेट बिल्कुल नीचे इसी येलो लाइन पे काम करेगा और नीचे आएगा, ये नीचे आ रहा है इसका वेट, और वेट है कितना 200 न्यूटन। अभी हम यहाँ पे कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं, केस ए, जहाँ पे ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल गया, पहला केस क्या है अपवर्ड का है ना, अपवर्ड।
सॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। मतलब इस ब्लॉक में मोशन ऊपर की तरफ है। दूसरा काम क्या होगा, इस ब्लॉक पे सरफेस की रिएक्शन काम करेगी, ब्लॉक प्लेन को नीचे दबाएगा, प्लेन ब्लॉक को ऊपर करेगा, तो रिएक्शन इस लाइन पे काम करेगा और उसको आप कहेंगे आर, ठीक है। तो वेट हो गया, रिएक्शन हो गया, और ये फोर्स अप्लाइड फोर्स दिख ही रहा है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। ये तो पहले से लगा हुआ है, ये अपने पास अप्लाइड फोर्स है जो इस पे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है खाली फ्रिक्शन फोर्स की, घर्षण बल की। तो घर्षण बल ने तो कसम खाया है कि वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? गति का अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी बल का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है। घर्षण बल गति का या गति की इच्छा का, टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करता है। तो क्योंकि इस बॉडी में जो मोशन की परम इच्छा है ये ऊपर जाने की है, ये बॉडी चाहती है इस तरफ मूव करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये ऊपर जाना चाहती है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स लगता कहाँ पे है? तो कहाँ लगता है? सरफेस पे लगता है। सरफेस कहाँ है? सरफेस इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ लगेगा। लेकिन सिंगल बॉडी है तो बहुत बड़ी समस्या है नहीं। हम फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में भैया लगता तो यहीं पे है, लेकिन सुविधा अनुसार इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक की हाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका हाइट निग्लिजिबल है। तो सुविधा के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, प्रॉब्लम को साफ साफ समझने के लिए, बॉडी ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे आ रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, फ्रिक्शन फोर्स कितना पॉसिबल है, तो वो लिमिटिंग कंडीशन पे पॉसिबल है, और वो कितना होना चाहिए? म्यू आर। बॉडी ऊपर जाने की इच्छा रखती है, परम इच्छा रखती है, बिल्कुल पीक पे है, उसके बाद ऊपर जाएगी। अभी भी बॉडी रेस्ट में है। मैंने यहाँ पे पी फोर्स इतना लगाया कि बॉडी ऊपर जाने वाली है। जैसे ही मैंने कहा कि जस्ट स्टार्ट द मोशन, तो बाबू जस्ट स्टार्ट द मोशन का मतलब यही होता है, जब भी आप ये लाइन लिखते हैं जस्ट स्टार्ट मोशन, इसका मतलब यही होता है कि सिस्टम हमारा लिमिटिंग कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन में है। बात समझ आ गई ना? ठीक है। और लिमिटिंग कंडीशन में है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी। एफ की वैल्यू जो होगी, फ्रिक्शन फोर्स जिसे आप कह रहे हैं, ये मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी? ये होगी म्यू आर, ठीक है ना। जहाँ म्यू की वैल्यू मालूम है 0.3 है। बस यही इसके बीडी है। अब करना कुछ नहीं है, हम सारे फोर्सेस को प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो दिखाई क्या पड़ा कि सब तो लाइन में है, सब बदमाशी नहीं कर रहे हैं। 200 वाला फोर्स इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। इस कंपोनेंट को कहेंगे 200 cos 30 और इसे कहेंगे 200 sin 30, ठीक है भाई। तो अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बॉडी पे एक फोर्स ऊपर है, एक नीचे है, एक इधर है, दो इधर है, और ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन में है। और लिमिटिंग कंडीशन का मतलब मूव नहीं कर रही है, मूव करने वाली है, अभी भी रेस्ट में है ना, अभी भी रेस्ट में है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। इसी की इक्वेशन बना के अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए भाई, सॉल्व होने जा रहा है। तो पहली इक्वेशन, फोर्सेस अलोंग द प्लेन, फोर्सेस परपेंडिकुलर द प्लेन, सबका समेशन 0 होना चाहिए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, तो लिख सकते हैं ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो यहाँ लिख सकते हैं कि R इक्वल टू 200 cos 30, ठीक है। और P इक्वल टू लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं ये म्यू आर प्लस 200 sin 30। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी अपने पास? भूल गए कितनी थी भैया? हाँ, 0.3 थी, है ना। तो म्यू की वैल्यू थी 0, क्या है अरे, म्यू की वैल्यू है 0.3। तो अभी तो ऐसे लिख लें एक बार, बार बार टेंशन होगी। म्यू आर प्लस 200 sin 30।
तो म्यू की वैल्यू है 0.3 और आर की वैल्यू है, यहाँ से पुट कर दें इसको तो आप लिखेंगे 200 cos 30, ठीक है ना, और 200 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 100, तो ये हो गया 100। तो P की वैल्यू बहुत आसानी से इतना आ गया, P की वैल्यू इतनी ही आ रही है। कैल्सी कहाँ है भाई, ये है। चलिए इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया 200 cos 30, ये तो हो गया 173.20, इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.3 से तो ये हो गया 51.96, इसमें प्लस कर दें 100 तो ये हो गया 151.96, 151.96 न्यूटन, 156.96 न्यूटन। इतना फोर्स अगर इस पे लगाया जाएगा तब ये बॉडी ऊपर जाने वाली होगी। बात समझ में आ रही ना, मतलब इतने पे नहीं जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा और ऐड कर देंगे बॉडी मूव कर जाएगी। इतने फोर्स पर ये बॉडी मूव नहीं करेगी। अब अगला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर दोनों के आंसर को एनालाइज करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि हमें तो आंसर मिलता है नंबर्स में, मैथमेटिशियन के लिए नंबर है, लेकिन हमारे लिए इन नंबर्स का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट जब करेंगे फिर एक नंबर मिलेगा, उसका कुछ और सिग्निफिकेंट होगा। अगर वो नंबर यही सेम मिल जाता है तो कुछ उसका मतलब और होगा, इससे ज़्यादा मिलता है कुछ मतलब और होगा, इससे कम मिलता है कुछ मतलब और होगा। तो अगर एज ए इंजीनियर आप इन बातों को समझ ना पाएँ, है ना, तो समस्या है, ठीक है। तो अभी पता ये चल गया कि ये बॉडी ऊपर जाएगी तो इस तरीके से इसका मोशन होना चाहिए। दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि वो तब पी की वैल्यू कितनी होगी कि मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं लेकिन ये बॉडी नीचे जा रही है, नीचे जाने वाली है, जा नहीं रही है, नीचे जाने वाली है। वही क्वेश्चन होगा, फाइंड पी टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इन ब्लॉक डाउनवर्ड। ब्लॉक नीचे जा रही है, मैं घसीट रहा हूं ऊपर लेकिन वो नीचे जा रही है ना, ठीक है। ये आपसे कोई कह दे बस रस्सी पकड़े रहना, इतना फोर्स लगाओ कि बॉडी नीचे ना जाने पाए। देखिए लैंग्वेज की बात समझिए, बहुत ये बात यहाँ होना जरूरी है ना। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को कई तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इस बॉडी को ऊपर ले जाने का मतलब क्या हुआ कि आपसे क्या कहा जाएगा, आप इतना फोर्स लगाओ कि बॉडी ऊपर जाने वाली हो जाए। तो आप एक ताकत लगाओगे, काफ़ी ताकत लगाओगे, ऐसे करोगे ना। फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं ऐसा ना करो, बस इतना फोर्स लगाओ कि बस बॉडी नीचे ना जाने पाए। तो तब भी क्या इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा 151, है ना। तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओगे, कम फोर्स लगाओगे, है ना। अगर उससे भी ज़्यादा कम कर दोगे तो बॉडी नीचे जाने वाली हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे केस में जो P की वैल्यू आएगी वो P की वैल्यू कहते हैं 151.96 से कम आएगी, 150 है ना, 1.96 से कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कंफर्म आएगी, है ना। इसको जरा फील करिएगा कि आपसे दो सवाल कहा जा रहा है कि चलो इसको ऊपर ले चलते हैं, तब दूसरी बात कही जा रही है नहीं नहीं ऊपर नहीं ले जाना है, नीचे जाने से रोकना है। बस इतना ही ताकत लगाए रखो कि नीचे जाने से ये रुका रहे, है ना। तब दोनों केस को अगर आप फील कर पाए तो इसका एनालिसिस करना आसान दिखाई पड़ेगा। चलिए खैर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसको भी देखेंगे उसको भी देखेंगे और दोनों के आंसर की एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर से वही बात कि अगर आपको लगा हो कि कुछ लेक्चर सिंसियर है, कुछ काम का है, किसी के काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है, तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये सब देखकर थोड़ा उत्साह बढ़ता है और कुछ और बेहतर तरीके से काम करने का मन करता है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।